हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीएड जो नेक्स्ट में बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है, ओके, बैचलर ऑफ एजुकेशन आप जानते हैं। तो बीएड का जो कॉमन एंट्रांस टेस्ट इस बार भी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ही कराएगी। तो आप में से जो भी स्टूडेंट इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं कि आप इस बार बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कॉलेज में, आइदर गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो उसके लिए दोस्तों आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना होगा। इससे रिलेटेड हमने एक पर्टिकुलर वीडियो पूरे कि किस प्रकार से प्रिपरेशन करें, कौन सी किताबें पढ़ें, फीस रिलेटेड कितना फीस लग सकता आपको, एग्ज़ाम कब होगा, और एग्ज़ाम दोस्तों आपका अप्रैल तक हो जाएगा। एग्ज़ाम मई जून में आपका पूरा मतलब काउंसलिंग स्टार्ट होके जून से क्लास स्टार्ट होगा, जैसा कि सेशन को मतलब इन्होंने टाइम पर लाया। पिछले साल थोड़ा लेट हो गया था। इन सब के बारे में दोस्तों हमने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना दिया। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाके आपको पूरा बीएड के बारे में जानकारी मिल जाएगा। हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि बीएड का दोस्तों फीस बहुत ज़्यादा है। बीएड कॉलेज का जो प्राइवेट कॉलेज दोस्तों उसका फीस बहुत ज़्यादा है। तो आप मतलब जो भी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते उतने सारे फीसे को, तो उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज एक अच्छा मतलब ऑप्शन रह सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। बस थोड़ा बहुत मेहनत से आप जरूर है कि गवर्नमेंट कॉलेज ला सकते हैं। 90 नंबर लाना, 120 में 90 नंबर लाना दोस्तों कोई भारी बात नहीं है, क्योंकि आप सभी ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन वाले अच्छे से मतलब उनको पूरा पता रहता है एजुकेशन के बारे में। तो आप लेकिन हल्का अगर प्रिपरेशन करें, एग्जाम है तो इसके लिए आपको अलग से हल्का प्रिपरेशन करना पड़ेगा डेली। अगर अभी भी अगर प्रिपरेशन आप करते हैं दोस्तों, तो निश्चित है कि आप आराम से 90 को टच कर जाएंगे। 90 को टच कर गए तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छे से हो जाएगा। बहुत कम फीस, 10 टाइम्स का अंतर होता है। आप याद रखें, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज में फीस का 10 टाइम्स का अंतर होता है। तो ये आपके लिए मतलब जो भी स्टूडेंट्स उतनी महंगी फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ऊपर से आपको फीस देना पड़ेगा। जो है प्राइवेट कॉलेज में आपको क्लास भी जाना पड़ेगा, तो अलग से आप बाहर से अगर कुछ और प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्किप करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। जो भी मतलब बुक्स रिलेटेड है, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब आपको मिल जाएगा। सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है दोस्तों, वहाँ पर अच्छी अच्छी किताबों के बारे में हमने बताया है। आप उस किताब को पढ़िए, जो भी आपको अच्छा हो उसमें से कोई भी एक किताब अच्छी मंगवा कर अपना पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और टाइम टू टाइम दोस्तों हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा ही रहे। जैसे आज हम दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड, इससे क्वेश्चन रहता है, अच्छा खासा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड से। तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके अलावा जीके जीएस से हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते आ रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप जाके देख सकते हैं। लैंग्वेज से क्वेश्चन रहेगा आपका, हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, इससे क्वेश्चन रह सकता है। रीजनिंग एबिलिटी से क्वेश्चन रहता है, मेंटल एबिलिटी से, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अभी ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। जैसे क्वेश्चन हम टीचिंग एप्टीट्यूड से पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, और आगे मतलब अलग अलग टीचिंग के अलग अलग एग्जाम में दोस्तों, जो भी चाहे केवीएस हो, बीएड हो, अलग अलग एग्जामों में पूछा जाता है। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो यहाँ पर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। एक शिक्षक के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अपने विषय का ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। शिक्षण विधियों का ज्ञान, ऑब्वियसली बात है, टीचिंग का जो भी टेक्निक वगैरह है, मेथड है, उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। और स्टूडेंट के बारे में, जो जिस स्टूडेंट को वो पढ़ा रहे हैं उसके बारे में उसको ज्ञान होना चाहिए। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी इसका आंसर होगा, तो डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक प्रशिक्षण क्यों आवश्यक है? वाई इज इट इज़ नेसेसरी टू टीचर्स ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है? आप जब बीएड में एडमिशन करवाएंगे दोस्तों, बीएड कॉलेज में, आइदर प्राइवेट और गवर्नमेंट, तो वहाँ पर आपका यही होता है कि बीएड में आपको ट्रेनिंग एक प्रकार से दिया जाएगा। वहाँ तो आपको पढ़ाया भी जाएगा कॉलेज में, साथ साथ इंटर्नशिप कराया जाता है। अलग अलग कॉलेजों में आपको भेजा जाएगा, स्कूल्स में, वहाँ के बच्चों से आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा कि किस प्रकार से पढ़ाएं। आपने जो अपने कॉलेज में सीखा है वहाँ पर जाकर उसको अप्लाई करना पड़ेगा, एक प्रकार से जो ट्रेनिंग ली है। तो ये क्यों आवश्यक है? तो स्कूल संगठन के तरीकों को समझे, बिल्कुल स्कूल का जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पूरे मेथड को समझे। शिक्षण कौशल बढ़ाएं, आपको एक प्रकार से स्किल बढ़ाना पड़ेगा, ये भी ठीक है। सामग्री का ज्ञान उन्नत करें, जो भी सामग्री है उसका ज्ञान उन्नत करें, ये भी। तो यहाँ भी आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुनियादी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ जो बेसिक एजुकेशन का मुख्य सिद्धांत क्या है? तो गतिविधि के माध्यम से सीखना, बिना बोझ के सीखना, आनंद के लिए सीखना, या ज्ञान के लिए सीखना।
तो जो बुनियादी शिक्षा, जो हमारा बेसिक एजुकेशन है, उसका मेन प्रिंसिपल है गतिविधि के माध्यम से। जो एजुकेशन होना चाहिए हमारा एक्टिविटी के माध्यम से, एक्टिविटी के माध्यम से स्टूडेंट्स और अच्छे तरीके से ज़्यादा सीखते हैं। आप उसको बस थ्योरेटिकल नॉलेज दे दीजिएगा तो उसमें उसको इंटरेस्ट हो सकता है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, लेकिन लंबे समय के बाद उसका इंटरेस्ट डाउन हो जाता है। इसलिए अगर हम उसको प्रैक्टिकली वे में थोड़ा और प्रैक्टिकल होकर उसको एक्टिविटी के साथ अगर सिखाते हैं तो वो अच्छे से सीख पाता है। तो बुनियादी शिक्षा का मुख्य सिद्धांत क्या है? गतिविधि के माध्यम से सीखना। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण पद्धति शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक या टीचिंग टेक्निक इज नॉट लर्नर सेंटर्ड? शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है। केस स्टडी, ह्यूरिस्टिक विधि, कंप्यूटर से सहायता प्राप्त अधिगम या व्याख्यान विधि। तो जो हमारा लेक्चर मेथड है, व्याख्यान विधि है दोस्तों, ये आपका शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, इसलिए इसको ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में और जानते हैं। देखिए, व्याख्यान विधि जो हमारा लेक्चर मेथड है, यह शिक्षण की सबसे पारंपरिक विधि है जो शिक्षकों को तार्किक रूप से संगठित तथ्यों को प्रस्तुत करने में मदद करती है और यह सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है। मतलब कह सकते हैं कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उसका एक डायरेक्ट ये सोर्स है, मतलब इंफॉर्मेशन को डिलीवर करने का। आपने सुना भी होगा कि जो भी हायर स्टडी में स्टूडेंट्स वगैरह जाते हैं, आइदर MBA हो, MTech हो, उसमें क्या होता है, या IIT कॉलेज में जाते हैं, NIT कॉलेज में जाते हैं, मेडिकल कॉलेज में जाते हैं, तो जो प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो आके लेक्चर दे के चले जाते हैं। लेक्चर में बस वो कुछ ज़्यादा खास नहीं करते हैं, उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी वो अपना चीज़ें पढ़ा रहे हैं मटेरियल से रिलेटेड, उसके बारे में वो एक प्रकार से फैक्चुअल नॉलेज दे के चले जाते हैं, लेकिन बच्चे वहाँ से ज़्यादा सीख नहीं पाते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। ये लर्नर सेंटर्ड, जो भी सीखने वाला विद्यार्थी है उससे वो सेंटर उसके केंद्रित नहीं है। हाँ, लेकिन क्या है कि उसको हेल्प कर जाता है कि चलो भाई ये चीज़ पढ़ना है, तो बाद में उसको अच्छे से जाके घर पे उसको पढ़ना पड़ता है। तो बस ये सूचना का एक प्रत्यक्ष स्रोत है। विशेष रूप से बड़े समूह का ज्ञान बड़ा हिस्सा प्रदान करने के लिए व्याख्यान उपयोगी है। शिक्षार्थी की भूमिका अधिक निष्क्रिय है क्योंकि यह एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है। देखिए, इसमें जो लर्नर्स है इसकी जो भी कह सकते हैं भूमिका, रोल इसमें बिल्कुल ना के बराबर है। टीचर आते हैं या प्रोफेसर आते हैं, अपना लेक्चर देके चले जाते हैं, इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाता है, वो बस सुनते रहता है। एक शिक्षक केंद्रित पद्धति है और एक तरफा संचार पर केंद्रित। हमने बताया था कि प्रोफेसर आते हैं, अपना लेक्चर वगैरह जो भी मटेरियल से रिलेटेड हुआ अच्छे से वो लेक्चर देके चले जाते हैं। इसमें स्टूडेंट को जो ज़्यादा जितना मतलब होना चाहिए हेल्पफुल, उतना ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होता। एक तरफा संचार का केंद्रित है और यह आकलन करना मुश्किल है कि असाधारण अवधारणा स्पष्टता हासिल की गई है या नहीं। ओके, इस मतलब एनालिसिस करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि जो हमने या जो प्रोफेसर बच्चों को पढ़ा रहे थे, स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे, उसने उसमें कितना ज़्यादा उसको एक क्लेरिफाई कर पाया। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ पर एनालिसिस नहीं हो पाता है। यह विधि शिक्षकों को तार्किक रूप से संगठित तथ्यों को प्रस्तुत करने में मदद करता है और यह सूचना का प्रत्यक्ष स्रोत है। बड़े समूह को पढ़ाने के लिए व्याख्यान विशेष रूप से उपयोगी है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर एक लेक्चर मेथड हो सकता है। हालांकि शिक्षार्थी निष्क्रिय है, इस सब के बारे में हमने अच्छे से यहाँ पर सीखा है। इसलिए व्याख्यान पद्धति जो है शिक्षार्थी केंद्रित नहीं है, जबकि केस स्टडी, ह्यूरिस्टिक और कंप्यूटर से सहायता प्राप्त अधिगम शिक्षार्थी केंद्रित विधियां हैं। कोई भी केस स्टडी, मान लीजिए बहुत सारे जो केस होता है, आप अगर ग्रेजुएशन में दोस्तों अगर पढ़े होंगे, अगर पॉलिटी से आपका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होगा तो इसमें कई सारे केस के बारे में हम पढ़ते हैं। केस आनंद भारती केस है और भी बहुत सारे केस है। तो जो भी केस होता है उससे रिलेटेड हम स्टडी करते हैं और उसके रिलेटेड बहुत सारा जो नॉलेज है तब जाके पता चलता है। तो ये केस स्टडी हुआ। उसी प्रकार ह्यूरिस्टिक मतलब ओवरऑल सब, और कंप्यूटर से तो जानकारी लेते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत और व्यापक मूल्यांकन जो कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, CCE के बारे में आपने सुना होगा। अगर आप CBSE से होंगे दोस्तों, CBSE से आपने अगर अपना हो सकता है कि 10th या 12th के होंगे तो CCE के बारे में आपने कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आपने अच्छे से सुना होगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है? बहुआयामी है, कई तकनीकों को शामिल करता है, विभिन्न व्यक्तियों को शामिल करता है या उपयुक्त सभी। तो ये ऑल ऑफ द अबव, इसमें सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए इसके बारे में और जानते हैं। पिछले कई दशकों में विभिन्न नीति दस्तावेजों द्वारा मूल्यांकन की एक आंतरिक विद्यालय आधारित प्रणाली के रूप में CCE सतत और व्यापक मूल्यांकन की सिफारिश की गई है, जो सतत और व्यापक तरीके से बच्चे के समग्र विकास पर जानकारी प्रदान कर सकती है। मतलब ये भी ओवरऑल डेवलपमेंट पर बात करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल होता है। ये फर्स्ट है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के दौरान मूल्यांकन के संदर्भ में निरंतरता है, जो शिक्षण और उन क्षेत्रों को सूचित करते हैं जिन्हें अवधि के अंत में मूल्यांकन के साथ साथ अधिगम में सुधार की आवश्यकता होती है। मतलब इसमें कंटिन्यूअसली एक प्रकार से इवैल्यूएशन होता है, तो पता चल पाता है कि स्टूडेंट को जो टीचर वगैरह अपना पढ़ाए हैं तो कितना बच्चे ने सीखा और कहाँ पर
बच्चे लैग कर रहे हैं तो उस चीज़ को वो वहाँ से इम्प्रूव कर सकते हैं। व्यापकता को बच्चे के समग्र विकास पर विचार करने के रूप में देखा जाता है, जिसमें विशिष्ट पाठ्य चर्चा क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। तनाव और चिंता को कम करने और सभी बच्चे की प्रगति में मदद करने के लिए, अधिगम को बढ़ाने के लिए, समय पर और उचित हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए, अधिगम की जरूरतें, कठिनाइयाँ और वैचारिक अंतराल की पहचान करने के लिए सीसी इस प्रणाली की सिफारिशें की गई थी। तो सीसी एक अपने आप में एक मल्टी डायमेंशनल है और इसमें कई सारी चीज़ों को इसमें जोड़ा गया है, तो याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ्यक्रम विकास और सुधार में एनसीएफ के बारे में क्वेश्चन आपको बार बार देखने को मिलेगा। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ 2005 से आप अगर बीएड कर भी लेंगे दोस्तों तो सीटेट का एग्जाम दें, केवीएस का एग्जाम दें या जो भी एग्जाम देंगे, स्टेट का एग्जाम देंगे, उसमें आपको एनसीएफ देखने को ही मिलेगा। यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम विकास और सुधार में एनसीएफ का प्राथमिक लक्ष्य निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए एनसीएफ का जो कह सकता है कि प्राइमरी एक प्रकार से गोल क्या है, तो बच्चे के समाजीकरण पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षक केंद्रित अधिगम, शिक्षक केंद्रित कभी हो नहीं सकता है, हाँ लर्नर्स सेंटर्ड हो सकता है, शिक्षार्थी केंद्रित हो सकता है, टीचर सेंटर्ड नहीं हो सकता, ये तो हो नहीं सकता है। बच्चे के लिए पाठ्यक्रम को समावेशी और सार्थक बनाना, बिल्कुल जो भी आपका सिलेबस वगैरह है, करिकुलम है, उसको बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए उसका समावेशी बनाना है, ओवरऑल डेवलपमेंट उसका हो सके, ना केवल उस थ्योरेटिकल नॉलेज ना हम दें, उसके अलावा उसके जो है खेलकूद में भी उसको हम विकास कर पाएँ, और भी जो अलग अलग क्षेत्र है, किसी को सिंगिंग पसंद है, किसी को डांसिंग पसंद है, किसी को और भी किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है, तो इस प्रकार का करिकुलम, इस प्रकार का पाठ्यक्रम बनाया जाए ताकि सभी के लिए वो हेल्पफुल हो सके और उसको सार्थक बनाया जा सके। बच्चे को पाठ्य पुस्तक के अनुरूप पढ़ाना, ये सब गलत है। जो फंडामेंटल कह सकते हैं, प्राइमरी उसका जो लक्ष्य है, गोल है, ये यही है कि बच्चे के लिए पाठ्यक्रम और समावेशी को सार्थक बनाना। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखिए एनसीएफ 2005 या राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा जो नेशनल करिकुलम की रूपरेखा एक ऐसी दस्तावेज है जो एक ऐसा ढांचा प्रस्तुत करने का प्रयास करता है जिसके भीतर स्कूल और शिक्षक उन अनुभवों का चयन करते हैं और योजना बना सकते हैं जो उन्हें लगता है कि सभी बच्चे के पास होना चाहिए। मतलब सभी स्टूडेंट के पास उस प्रकार का स्किल होना चाहिए जो ये अपना टीचर हो या जो सिलेबस वगैरह है उस प्रकार का वो अनुभव योजना बनाते हैं। नवीनतम एनसीएफ 2005 में प्रकाशित हुआ था, जो लेटेस्ट एनसीएफ है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 में प्रकाशित हुआ था। दस्तावेज भारतीय स्कूलों में शिक्षक कार्यक्रमों के भीतर पाठ्य पुस्तकें, पाठ्यक्रम, साथ ही शिक्षण प्रथाओं को बनाने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है। कुछ की पॉइंट देखते हैं। पाठ्यचर्चा विकास का अर्थ किसी भी देश में शिक्षा की नीतियों और योजनाओं के ढांचे के भीतर शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार इसके क्रियान्वयन और मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना और पाठ्यक्रम तैयार करना है। एनसीएफ 2005 के बारे में, एनसीएफ 2005 विज्ञान के अधिगम और निर्माण पर जोर देता है। पहला है इसमें शिक्षार्थी के विकास और अधिगम के बीच पत्राचार पाठ्यचर्चा प्रथाओं के लिए आंतरिक है। ज्ञान सूचना से भिन्न है। ज्ञान और रचनात्मकता के निर्माण के लिए सीखने के अनुभवों को व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है ज्ञान के व्यवहारिक निर्माण के लिए ज्ञान को अनुशासनात्मक सीमाओं से जोड़ना। सामाजिक मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए सीखने और अनुभव। संवैधानिक मूल्यों और सिद्धांतों के माध्यम से मध्यस्थता वाले स्थानीय ज्ञान को शामिल करते हुए पाठ्य पुस्तकों और अन्य सामग्री में की बहुलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं, मतलब बच्चे जो है किस माध्यम से अच्छे से सीख पाते हैं। फर्स्ट है अनुभव, प्रयोग, बनाने और काम करने आदि। बिल्कुल एक्सपीरियंस से तो बहुत आदमी सीखता है। यह कहता है ना कि मतलब आप डिसीजन लीजिए, आपका डिसीजन हो सकता है गलत हो दोस्तों, तो ये आपको जैसे या कह सकते हैं कि जो डिसीजन है एक्सपीरियंस से आता है। और एक्सपीरियंस कैसे आता है, आपका जो अनुभव आता है वो बैड डिसीजन, जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं हो सकता है वो गलत हो जाए, तो नेक्स्ट बार जो आप उसी प्रकार से किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो आपको पता होता है कि आपको अनुभव रहता है कि वहाँ जो हम इस प्रकार का डिसीजन लिए थे ये गलत हुआ था। तो मतलब डिसीजन लेना चाहिए आदमी को, इससे क्या होता है अनुभव होता है और फिर आगे वही अनुभव आपको आगे मतलब बढ़ने में हेल्प करता है, सहायता करता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गलती वहाँ होती है जहाँ पर आप किसी प्रकार का डिसीजन नहीं लेते हैं। एक बार किसी भी डिसीजन को ले लीजिए, उसके बाद उसको कोशिश करिए कि उसको मतलब सही किस प्रकार से किया जाए, सही आप उसको सही करने का कोशिश करना चाहिए। अगर गलत हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ये आपको एक कहते हैं ना कि या तो जीत होता है या सीख होता है, ये आपको एक्सपीरियंस देगा। नेक्स्ट टाइम अगर इसी प्रकार के किसी भी प्रॉब्लम में आप फंसे या कोई आपका दोस्त हो सकता है, आपका फैमिली मेम्बर कोई फंसे, तो आप उसको कम से कम अपना अनुभव तो दे सकते हैं। इसी प्रकार से मतलब चीज़ें आगे बढ़ती है और यही तरीका ही होना चाहिए। तो अनुभव प्रयोग से सीखता है बच्चा, ठीक बात है। पढ़ना, चर्चा करना, सुनना, सोचना और प्रतिबिंबित करना आदि, बिल्कुल सही बात है।
पढ़ के सीखता है, चर्चा करके। अक्सर जितना ज़्यादा आप एक दोस्तों के साथ शेयर करते हैं अपनी चीज़ों को, जो भी चीज़ आप कॉन्सेप्ट सीखे हैं, अगर उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं तो चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। किसी प्रकार से कहीं आपको लग रहा है कि यहाँ हम कमज़ोर थे और सामने वाला उसमें मौजूद होता है, तो वो आपको इस प्रकार से हेल्प कर देता है। या सामने वाला कहीं उस चीज़ में कमज़ोर रहता है, वीक होता है, तो आप उसको हेल्प कर देते हैं। जितना ज़्यादा आप चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, वो उतना ज़्यादा आपके मतलब मेमोरी में, डीप मेमोरी में कह सकते हैं कि अच्छे से वो बैठ पाता है। सुनना, सुनते तो हैं ही, सुनने से तो बहुत ज़्यादा सीखा जाता है, सोचने से बिल्कुल सही बात है। भाषण लेखन, बिल्कुल भाषण लेखन से, जैसे डिबेट वगैरह होता था पहले, बड़े बड़े स्कूलों में डिबेट होता था, तो भाषण जो भी लिखते थे, भाषण देते थे, डिलीवर करते थे, उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें वो सीखते थे। आदि में स्वयं को अभिव्यक्त करना, बिल्कुल सही बात है। तो सभी माध्यम से बच्चे सीखते हैं। बच्चे किस माध्यम से सीखते हैं? तो ऑल ऑफ द अबव। ओके। सीखने से शिक्षार्थियों के व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन होता है और बच्चे अपने परिवेश से सीखने के लिए कई तरीके अपनाते हैं। बच्चे में सीखना होता है। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? पहला है, एक सक्रिय सीखने के माहौल में जब बच्चे निष्क्रिय शिक्षार्थी नहीं होते हैं और वे सीखते हुए आगे बढ़ना और तलाशना चाहते हैं, वे उन्हें प्रदान की गई वस्तुएं और सामग्रियों के साथ प्रयोग करके सीखते हैं। वे खोज करने और सीखने के लिए अलग अलग तरीके से सामग्री को मिलाते हैं। जब वे अपनी सभी इंद्रियों का उपयोग देखने, पढ़ने और सुनने, पढ़ने और लिखने में जो उन्होंने सीखा है उस पर प्रतिबिंबित करने के लिए करते हैं। वे अपने साथियों, शिक्षकों और माता पिता के बीच चर्चा करते हैं ताकि उनकी शिक्षा में सुधार हो सके। वे लेखन के माध्यम से या अपने आसपास के लोगों के अपनी भावनाओं, विचारों के सीधे संवाद करके भी व्यक्त कर सकते हैं। जब वे कुछ करके सीखने की प्रतिक्रिया अपनाते हैं, बच्चे क्रियाओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखते हैं, क्योंकि इससे उन्हें जानकारी को सीखने और उसको अपने मस्तिष्क में लंबे समय के लिए बनाए रखने में मदद मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों में जो लर्नर्स है, शिक्षार्थियों में अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन उत्पन्न करने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जो लर्नर्स हैं, आप लर्नर्स हैं, आपको मोटिवेशन, जो भी आपके अंदर मोटिवेशन जनरेट हो, क्रिएट हो, उत्पन्न हो, इसमें आपके टीचर का क्या रोल हो सकता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। फर्स्ट है, समय समय पर शिक्षार्थियों को सलाह देना, एडवाइस देना। दूसरा है, कभी कभी गलतियों के लिए फटकार लगाना। थर्ड है, सफलता उच्च स्तर को स्वीकार करना। थर्ड था, सफलता के उस स्तर को स्वीकार करना जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। फोर्थ है, बहुत उच्च मानक बनाए रखना। तो मोटिवेशन का जो सबसे बेस्ट तरीका है कि सफलता, सक्सेस का जो हाई लेवल हो सकता है, ओके, सक्सेस का जो हाई लेवल हो सकता है और उसको वो एक्सेप्ट कराते हैं, टीचर जो है स्टूडेंट से, लर्नर से वो एक्सेप्ट कराते हैं कि तुम इस चीज़ को अचीव कर सकते हो। तो इसमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आता है कि क्या हम ये काम कर सकते हैं। बच्चे को अक्सर भरोसा नहीं रहता है, कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति जब कोई काम स्टार्ट करता है तो उसको भरोसा नहीं हो पाता है कि वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति हो, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, टीचर हो सकता है, कोई मित्र हो सकता है जो हाँ उसको टाइम पर बताए कि हाँ तुम ये काम कर सकता है। क्योंकि अपने पोटेंशियल के बारे में लोग को उतना पता नहीं होता। जैसे हनुमान जी को अपने पोटेंशियल के बारे में पता नहीं था कि वो पूरे समुद्र को लांघ सकते हैं, लेकिन जामवंत जी और बहुत सारे जो लोग हैं वहाँ पर, उन्होंने उनको एक प्रकार से मोटिवेट किया कि हनुमान तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट मैन। तो बजरंगबली को भी थोड़ा हिम्मत आया कि हाँ वो कर सकते, तब उनको अपने मतलब शक्ति पर भरोसा हुआ। इसी प्रकार से है, कोई भी लर्नर्स हो, कोई भी व्यक्ति, लर्नर क्यों, कोई दूसरे भी फील्ड का कोई व्यक्ति हो, कोई दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसको एक प्रकार से ये उतना पोटेंशियल, अब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन अगर कोई पेरेंट्स हो, टीचर हो, कोई मित्र हो, कोई भी हो सकता है जो जानता हो, अगर वो उसको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम कि नहीं तुम ये काम कर सकता है, और जब तुम करने लगोगे इस चीज़ को तुम एक्सेप्ट करो कि इसका जो सबसे हाई लेवल के जो गोल हो सकता है, लक्ष्य हो सकता है, तुम वहाँ पर पहुँच सकते हो। ऑब्वियसली बात है, टाइम लगेगा लेकिन तुम पहुँच सकते हो। तो ये मोटिवेशन का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि सफलता के उच्च स्तर को स्वीकार करना जिसे कोई प्राप्त कर सकता है। देखिए, अभिप्रेरणा केवल एक क्रिया का कारण है और यह व्यवहार के उद्देश्य और दिशा देती है। इसे कुछ करने के लिए प्रोत्साहन होने की अवस्था माना जा सकता है। ऑब्वियसली बात है, कोई भी व्यक्ति कोई काम स्टार्ट करना चाहता है तो चाहता है कि किसी प्रकार से एक मोटिवेशन मिल जाए हमको, या कोई व्यक्ति कोई काम नहीं कर रहा है उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि उसमें उस प्रकार का कोई मोटिवेशन है ही नहीं। मोटिवेशन एक प्रकार से नीड से आता है, बर्निंग डिजायर से आता है, जुनून होना चाहिए, पागलपन होना चाहिए। अगर किसी में नहीं है तो वो काम क्यों करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। लेकिन अगर किसी में है इस प्रकार का मोटिवेशन कि हाँ वो कोई भी फलना काम करना चाहता है, अगर इस प्रकार से उनमें मोटिवेशन है, डिजायर है, नीड है, तो वो कर लेता है। अभिप्रेरक समर्थन के माध्यम से छात्रों के अधिगम को बढ़ाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही बात है, और टीचर जो है इसमें बहुत बड़ा रोल पैदा करते हैं। शिक्षार्थियों के बीच अभिप्रेरणा उत्पन्न करने में एक शिक्षक की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, शिक्षक जो है छात्रों को स्वायत्ता, संबंधिता, क्षमता और आत्म प्रभावकारिता के समर्थन में अधिगम के लिए छात्रों को अभिप्रेरणा बढ़ा सकते हैं। एक ऐसा वातावरण बनाने जो छात्र के अधिगम को अभिप्रेरित करे,
साथ ही साथ एक छात्र द्वारा प्राप्त सफलता के उच्च स्तर को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी शिक्षकों के निम्न में से क्या प्रदान करके उनके अभ्यासों को बदलने का अवसर प्रदान करता है। विद्यालयों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो भी इंफॉर्मेशन और जो कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी वगैरह है, शिक्षकों को निम्न में से क्या प्रदान करके अभ्यासों को बदलने का अवसर प्रदान करती है। तो शिक्षक सामग्री में सुधार, बिल्कुल सही बात है। टेक्नोलॉजी होगा तो वो जो भी शैक्षिक सामग्री उसमें सुधार हो सकता है। अधिक प्रभावी शिक्षण और अधिगम विधियाँ, जो शिक्षण का टीचिंग का टेक्निक वगैरह है उसको और अच्छे से मतलब इफेक्टिव बनाया जा सकता है। अधिक संवादात्मक शैक्षिक सामग्री जो जिससे आसानी से संवाद किया जा सके, इस प्रकार के सामग्री को भी बनाने में हेल्प करता है। तो इनमें से सभी ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। देखिए सबसे प्रभावी मतलब कह सकते हैं सबसे इफेक्टिव टीचिंग असिस्टेंट मटेरियल इसमें से कौन है। तो प्रत्यक्ष अनुभव, जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो सबसे प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। ऑल राइट, प्रत्यक्ष अनुभव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है। जो इंटीग्रेटेड टीचिंग है, इंटीग्रेटेड टीचिंग की जो एक प्रकार से सक्सेस है वो किस पर निर्भर करता है। तो समुदाय का समर्थन। याद रखिएगा, एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है, समुदाय का समर्थन पर। यह क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य डैश विकसित करना है। कोई भी ऑब्वियसली बात है, कोई भी टीचर, आप भी जब फ्यूचर में टीचर बनेंगे तो आप चाहेंगे कि आपका क्लास जो है एक प्रकार से डिसिप्लिन रहे। तो उसका मेन क्या हो सकता है, कक्षा को अनुशासित करने का मुख्य लक्ष्य विकसित करना क्या है। तो एक प्रकार से पठन पाठन का अनुकूल वातावरण, विद्यार्थियों को उचित आचरण, कक्षा में शांति व्यवस्था और विद्यार्थियों में आत्म अनुशासन। बिल्कुल से बात है, जो सेल्फ डिसिप्लिन होता है इसको विकसित करना होता है। कक्षा में एक प्रकार से डिसिप्लिन का मेन लक्ष्य होता है, जो स्टूडेंट में जो है सेल्फ डिसिप्लिन जनरेट हो पाए। ऑल राइट, फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीएलएम का, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का उपयोग, टीएलएम का उपयोग डैश के लिए किया जाना चाहिए। जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है इसका उपयोग किसके लिए किया जाना चाहिए। शिक्षण को और अधिक उपयोग बनाने, शिक्षण को प्रभावशाली बनाने, मूर्त उदाहरण देने या अधिगम को सुविधाजनक बनाने। तो इसका करेक्ट आंसर है जो भी टीचिंग है, अधिगम है, लर्निंग को सुविधाजनक, कंफर्टेबल, किस प्रकार से हम लर्निंग को और सुविधाजनक कंफर्टेबल बना सकते हैं। तो जो हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल है उसका यही काम होता है कि अधिगम को सुविधाजनक बनाने। इसके बारे में जानते हैं। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल को निर्देशात्मक सहायक सामग्री के रूप में भी जाना जाता है, जो शिक्षक को शिक्षण अधिगम की गतिविधियों से पहले उसके द्वारा तैयार किए गए शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने में सुधार प्रदान करती है। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम्स उपकरण है जिनका उपयोग शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को आसानी और दक्षता के साथ अवधारणाओं को सीखने में मदद करने के लिए किया जाता है। टीएलएम प्राचीन काल से हमारी शैक्षिक प्रणाली में अस्तित्व में है। कक्षा में टीएलएम की भूमिका बच्चों के लिए अधिगम को वास्तविक, व्यवहारिक और मजेदार बनाने के लिए है। शिक्षण एक कौशल, तथ्य या विचार को चित्रित या सुदृढ़ करने के लिए टीएलएम का उपयोग करते हैं। टीएलएम कक्षा शिक्षण में नवीनता और ताजगी लाने में भी मदद करती है, क्योंकि यह अधिगमकर्ता को चिंता, भय और ऊब से छुटकारा दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यवहारिक कार्य को पाठ्यचर्चा में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य है। व्यवहारिक कार्य को पाठ्यचर्चा में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना, छात्रों में विभिन्न कौशल विकसित करना, छात्रों को परीक्षा में बेहतर स्कोर करने में मदद करना, छात्रों को साल भर व्यस्त रखना। ये व्यस्त रखना, साल भर बेहतर स्कोर कोई मायने नहीं रखता है, आप याद रखिएगा। कौशल हो सकता है। सबसे बेहतरीन क्या है कि सिद्धांत पर अधिक जोर कम करना। जो व्यवहारिक नॉलेज कहते हैं कि प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल नॉलेज के कंपेयर में प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को थ्योरी मतलब या किताबी नॉलेज तो पता होता है, लेकिन उसको व्यवहार में किस प्रकार से लाना है इसको पता ही नहीं रहता है। तो व्यवहारिक कार्य को पाठ्यचर्चा में सम्मिलित करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी थ्योरी रिलेटेड बातें हैं, सिद्धांत रिलेटेड बातें हैं, उस पर जोर को, उस पर जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा फोकस किया गया उसको कम करना। तो सिद्धांत पर अधिक जोर को कम करना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण से संबंधित नहीं है। कौन सा प्रभावी शिक्षण से संबंधित नहीं है। देखिए, उत्साह के साथ पढ़ाना, बिल्कुल सही बात है। एनर्जेटिक होकर पढ़ाना, ये तो अच्छी चीज़ है। शिक्षण संसाधनों की विविधता का उपयोग, ये भी है। कक्षा में उच्च अनुशासन बनाए रखना,
प्रभावी शिक्षण मतलब इफेक्टिव टीचिंग से, तो कक्षा में ये मतलब उच्च अनुशासन, हाई अगर डिसिप्लिन हो जाएगा तब तो वहाँ दोस्तों ये नहीं कहते कि अति हर चीज़ खराब होता है, ज़्यादा डिसिप्लिन भी बेहतर नहीं है, स्टूडेंट को यहाँ पर खराब लग सकता है। तो उच्च अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर ये हो जाएगा। तो कक्षा में उच्च अनुशासन बनाए रखना ये संबंधित नहीं है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन था दोस्तों, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लगभग 25 क्वेश्चन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछा जा सकता है। इसके अलावा जीके जीएस से क्वेश्चन आता है, हिंदी इंग्लिश से आता है, मेंटल एबिलिटी रीजनिंग मैथ से रहेगा क्वेश्चन। तो ओवरऑल हम सब चीज़ के बारे में डेली वीडियो बना के आपको अपडेट करते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों कई सारे बुक का लिंक है, आप जरूर उसको किसी एक बुक को अपने परचेज कीजिए, बनाना शुरू कीजिए, प्रीवियस ईयर का पहले क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपको बहुत सारा चीज़ें वहीं से क्लियर हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, हिंदी को प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश को प्रैक्टिस कीजिए, मैथ को प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग कीजिए, जीके जीएस दोस्तों हम टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स रिलेटेड चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे ताकि आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाए। नहीं तो दोस्तों प्राइवेट कॉलेज का फीस बहुत ज़्यादा है, आप फंस जाएंगे एक प्रकार से। 6 पीरियड में टोटल जो 7 पीरियड चलता है, 6-7 पीरियड, सब पीरियड में अटेंडेंस बनता है, आपको बांध के रख देगा, मतलब आपको सब काम छोड़ना पड़ सकता है। 9 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको वो वहाँ पर पकड़ के रखेगा एक प्रकार से। क्लास हो रही है, बहुत ज़्यादा पेनल्टी लेता है वो लोग। ओके, बैग के लिए, पार्टी के लिए, आप वो एक फंक्शन हो गया, सब चीज़ के लिए वो आपको फीस मतलब चार्ज करेगा। इससे बेहतर होगा कि थोड़ा बहुत 1-2 महीना आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो जाएगा दोस्तों, तो आप वहाँ पर आराम से सारा काम अच्छे से कर सकते हैं, कम पैसे में ही सब चीज़ हो जाता है। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा दोस्तों लिंक भी है, नंबर है, आपको कोई बात हो तो आप हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको हेल्प करेंगे। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।